गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने गॉस लॉ और उसके थ्योरम्स के बारे में डिस्कस किया था, आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हमें तीन टॉपिक्स के बारे में जानने हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और इनके जो फॉर्मूलाज जो भी हम डिराइव करेंगे वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में कौन कौन से एप्लीकेशन हमको पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। कि किसी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमारे गॉस लॉ का पहला एप्लीकेशन है। ठीक है, गॉस लॉ का हमारा जो दूसरा एप्लीकेशन होने वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट के बारे में। ठीक है, कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेन शीट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे ड्रॉ करने वाले हैं, उसको हम लोग सेकंड एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, पहला तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग हॉलो स्फेरिकल सेल पे निकालने वाले हैं, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग सॉलिड स्फेरिकल सेल पे निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहला एप्लीकेशन हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या है, पहला एप्लीकेशन हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। तो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग वायर का एक पार्ट है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तीनों मैंने आपको पढ़ा रखा, प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किससे रिप्रेजेंट करते थे, लैम्डा से, और इसका फॉर्मूला क्या होता था, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, सिग्मा से, और इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था चार्ज पर यूनिट एरिया। और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रो से रिप्रेजेंट करते थे, और इसका फॉर्मूला क्या था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये तीनों मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत डिटेल में करवाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो सबसे पहले हम एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये हम मान लेते हैं हमारा ये किस चार्ज का वायर है, पॉजिटिव चार्जेस के चारों तरफ क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ये हमारा वायर के अराउंड कौन सा चार्ज लाई कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, गॉस थ्योरम में हम लोग जानते हैं कि किसी भी वायर के अराउंड या किसी भी शीट के अराउंड जब भी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है, तो उसके अराउंड क्या करते हैं, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। इसके अराउंड अगर हम गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, तो इसका गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा, इस सिलेंड्रिकल लेंथ टाइप का बनेगा। ये हमारा सिलेंड्रिकल क्या हो जाएगा, ये गॉसियन सरफेस हो जाएगा। ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन हम लोग करने जा रहे हैं, ये पहला एप्लीकेशन टॉपिक लिखने के बाद फिर आप यहां से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, देखिए, तो यहां हमारा क्या बन गया, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन गया, जिसका जो लेंथ है ये मान लेते हैं हमारा लेंथ क्या है, एल। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, तो मेरे को पता है कि पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो हमेशा हमेशा क्या निकलते हैं, आउटवर्ड निकलते हैं। मैंने आपको ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो गॉसियन सरफेस है, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ रीजन कंसीडर कर रहा हूं जहां हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मैं पहला रीजन ले लेता हूं, ये मैं मान लेता हूं, ये एक रीजन में कंसीडर कर लेता हूं, स्मॉल एरिया रीजन ए, ये एरिया कंसीडर कर लेता हूं रीजन ए, ये स्मॉल एरिया में कंसीडर कर लेता हूं रीजन बी, और ये स्मॉल एरिया में कंसीडर कर लेता हूं रीजन सी। ये रीजन ए हो गया, ये रीजन बी हो गया, और ये हमारा कौन सा रीजन हो गया, रीजन सी हो गया। तो तीन रीजन मैं कैलकुलेट करता हूं, तीन रीजन हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं जहां हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। अब क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में हमको पता है कि पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमेशा क्या रहता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो देखिए, तो अगर मैं बात करूं, देखिए ये जो है, अगर मैं मार्कर की बात करूं, मार्कर तो है नहीं, बट आप समझ सकते हो कि ये इस तरह से हमारा रखा हुआ है। ठीक है, मार्कर का अगर देखिएगा तो ये इस तरह से रखा हुआ है, ये सरफेस जो है वो कैसा है, इस तरह सर्कुलर है, मतलब इसका जो एरिया, मैंने आपको क्या बताया, एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा सरफेस के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर जो एरिया वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में एन कैप होगा, एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा क्या निकलता है, आउटवर्ड निकलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड किधर चला जाएगा, ऊपर में, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर रीजन बी की बात करें हम, तो रीजन बी में देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का डायरेक्शन हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो गया एरिया वेक्टर, और पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या निकलता है, आउटवर्ड निकलता है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं रीजन सी की बात करूं, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण
सरफेस एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, क्योंकि देखिए ये सरफेस हमारा कैसा है, ऐसा है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड एरिया वेक्टर इस तरह से जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऊपर भी ले सकते हो नीचे भी ले सकते हो, ऊपर नीचे दोनों पॉजिटिव चार्ज लाई कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहां चल जाएगा, नीचे। अब देखिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में यहाँ पर रीजन सी में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। रीजन ए में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। बट अगर मैं रीजन बी की बात करूं तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है तो थीटा हम लोग क्या लेंगे, 0 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। अब चलिए नेट फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नेट फ्लक्स अगर कैलकुलेट करें, पाई नेट में कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। तो नेट फ्लक्स, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा, जो मैंने आपको बता रखा है। अब देखिए रीजन जो है इसका, मैंने ये पूरा एरिया ए है, स्मॉल एरिया में क्या कंसीडर करूंगा, इसका स्मॉल एरिया क्या कंसीडर करूंगा, डी ए, इसका भी स्मॉल एरिया क्या कंसीडर करूंगा, डी ए, और इसका भी स्मॉल एरिया में क्या कंसीडर करने जा रहा हूं, डी ए कंसीडर करने जा रहा हूं, ठीक है। तो नेट फ्लक्स मैं पहले निकालता हूं रीजन ए का, तो रीजन ए का नेट फ्लक्स मेरा क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस। अब बताइए कॉस थीटा में, थीटा यहाँ कितना है रीजन ए का, 90 डिग्री, तो कॉस यहाँ क्या पुट करेंगे, 90 डिग्री। फिर प्लस, प्लस करने के बाद देखिए रीजन बी का, क्लोज इंटीग्रल ऑफ रीजन बी का अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करें क्या हो जाएगा, देखिए एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस, और दोनों का डायरेक्शन सेम है तो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। सिमिलरली अगर रीजन सी की निकालू तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ रीजन सी की अगर मैं निकालू, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, ई डी ए और कॉस, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 90। अब बताइए कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, मतलब कि रीजन ए में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली रीजन सी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। इट इज, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि रीजन ए और रीजन सी के कारण हमें कोई भी फ्लक्स मिलने वाला नहीं है। नेट फ्लक्स जो हमको मिलेगा वो केवल और केवल किसके कारण मिलेगा, रीजन बी के कारण मिलेगा। तो देखिए यहां अगर मैं नेट फ्लक्स की बात करूं, फाई नेट की बात करूं, फाई नेट की अगर मैं बात करूं तो रीजन बी के कारण मुझे केवल नेट फ्लक्स मिलने वाला है। रीजन ए और रीजन सी हमारा क्या होगा, कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। रीजन ए हमारा क्या आ गया, 0 हो गया, और ये रीजन सी भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 होने के बाद जो नेट फ्लक्स हमको मिलने वाला है वो केवल किसके कारण मिलने वाला है, रीजन बी के कारण। और ई डी एस कॉस थीटा, और कॉस 0 का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कीजिए तो केवल इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, डीए का हो जाएगा। और देखिए एरिया हमारा क्या है, डीए का, डीए का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो क्या होगा, पूरा एरिया ए आ जाएगा। आप देखिए तो ये जो रीजन बी का एरिया है ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया मैंने आपको बता रखा क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, ठीक है। तो एच क्या है, हाइट है, उसी सिलेंडर को अगर हम लिटा दे तो वही एच यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ के लेंथ को मैंने क्या कंसीडर किया है, एल कंसीडर किया है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं। चलिए अब देखिए डीए का अगर हम बात करें तो नेट फ्लक्स जो हो जाएगा मेरा, नेट फ्लक्स क्या होगा, ई इंटू डीए का क्या हो जाएगा, ए, और तो पूरा एरिया जो हो जाएगा डीए का, ए जो होगा एरिया वो क्या होगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, यानी क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल। अब देखिए क्योंकि हमने गॉस लॉ में पढ़ा है, गॉस लॉ का जो फॉर्मूला होता है उसमें फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो हम जानते हैं गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि वी नो दैट गॉस लॉ का जो फॉर्मूला होता है उसमें फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। तो अब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ये फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया, यहाँ फ्लक्स का फॉर्मूला कितना आ रहा है, E इंटू 2 पाई आर एल। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेट कीजिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कीजिएगा तो क्या मिलेगा हमें, देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो इसको और छोटा कर लेता हूं थोड़ा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करने पे क्या मिलेगा हमको, अगर देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका भी हमारा राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि E इंटू 2 पाई आर एल ये बराबर होगा किसके, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। A इंटू 2 पाई आर एल किसके बराबर हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अब देखिए यह 2 पाई आर एल इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा, डिवाइड में, तो E का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, क्यू बाय 2 पाई आर एल, और क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बता रखा है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो देखिए q बाय l की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, लैम्डा पुट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला आ जाएगा हमारा वो हमारा क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय q बाय l की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। तो q बाय l की जगह अगर हम लैम्डा पुट कर दें तो लैम्डा बाय क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, r आ जाएगा। ये हमारा निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू
इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ये सबसे पहला एप्लीकेशन है और ये फॉर्मूला हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये एप्लीकेशंस आते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण कितना आता है, तो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और ये जो लैम्डा है, ये लैम्डा हमारा क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहलाता है, जो मैंने कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पढ़ा रखा है। तो ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ का सबसे पहला एप्लीकेशन है। इसके बाद हम लोग किस एप्लीकेशन का, दूसरे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। धन्यवाद।